Assalamu alaikum students of class 8. How are you dear students? Welcome to another lecture of SST related to the chapter number 11, the concept of two nation state. Students, today we are at the finalization topic of this chapter. एंड हो रहा है, सारी पर्सनालिटीज हमने पढ़ ली, आइडिया ले लिया कि पाकिस्तान की क्रिएशन में किन किन लोगों ने क्या क्या रोल प्ले किया, कायद आज़म का, मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली, इन सब के रोल्स हमने पढ़े. स्टार्ट में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, उसकी सिचुएशन, कंडीशंस, फिर वो क्यों यूनाइटेड नहीं था एक रूलर के अंडर, उसकी जो रीजंस थी वो, और क्यों बिट्रे करती थी डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट छोटी छोटी स्टेट्स जो थी वो गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं रह सकती थी और वो क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहते थे. सारी सिचुएशन हम लोगों ने स्टडी करी. फिर जो सब कॉन्टिनेंट का मैप बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, उसको भी थोड़ा सा एनालाइज किया कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होने में और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, उसके रीजंस बेसिकली क्या थे. So today we are moving forward with the topic of the ideology of Pakistan, that is on page number 91 of your books. सबसे पहले ना आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है. दैट व्हाट इज़ आइडियोलॉजी. उर्दू में जब हम आइडियोलॉजी को समझें तो दैट इज़ द नज़रिया. नज़रिया, सोच, ज़्यादा सिंपलर टर्म में अगर उसको हम देखें, किसी की सोच इंसानों की, ठीक है ना. लेकिन आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो किसी एक इंसान की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती है. एक इंसान की सिर्फ सोच हो सकती है, लेकिन वो जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, ऑन सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, एम, बेसिस, एक तरह की सोच जब लोगों की डेवलप हो जाती है ना, तो दैट बिकम्स एन आइडियोलॉजी. कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, इनका एक नज़रिया है कि हम लोगों ने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है या ये काम किस तरह होना चाहिए. दैट इज़ आइडियोलॉजी. सो लेट अस स्टडी लिटरेरी मीनिंग में, जो डिक्शनरी मीनिंग है उसमें जब आइडियोलॉजी को देखते हैं, तो आइडियोलॉजी इज़ अ वर्ड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, आइडियो एंड लोगोस. लिटरली मीनिंग में इट इज़ अ साइंस और द स्टडी ऑफ आइडियाज. ठीक है जी. आइडियाज या आइडियल्स जो है ना, या फिर एम्स या गोल्स, उनको स्टडी करना, दैट इज आइडियोलॉजी. The ideology of any nation reflects the ideals and aspirations of the people, and the religion, culture shape their thinking with which binds them together. कि एक कल्चर और एक रिलीजन जो है ना, ये बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी हो सकते हैं. ठीक है ना. या तो कल्चर की बेसिस पे हम एक दूसरे के साथ एक तरह से लगते हैं, एक तरह से दिखते हैं, हमारी सोच एक तरह की होती है. लाइक जो पाकिस्तान में शादी की तकरीबें देख लें आप, या हमारा ईद या बकरीद मनाने का तरीका देख लें, so that is much more similar to the people, the Muslims living in India rather than the Muslims living in Turkey. ठीक है ना. तो उनसे हमारा मुख्तलिफ होगा. वो भी मुस्लिम्स हैं, टर्की वाले भी, और हम भी मुसलमान हैं. लेकिन हमारा जो ड्रेस कोड होगा शादियों पे, जिस तरह हम लोग रेड ड्रेस पहनेंगे और लड़का शेरवानी पहनेगा, ग्रूम हमारा, तो वो दैट इज़ ज़्यादा सिमिलर है इंडिया से, क्योंकि हम वहाँ से कल्चर अडॉप्ट करके लेकर आए हैं अपना. हमारा कल्चरल सिमिलैरिटी जो है ना, वो इंडियन मुस्लिम्स के साथ या इंडियंस के साथ ज़्यादा है. हम इकट्ठे होते थे, फिर हम ब्रेक हो गए. ठीक है ना. किसी इस पे रिलीजियस बेसिस पर, तो इस्लाम की बेसिस पर और वो हिंदुइज्म की बेसिस पर अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं, बट हमारे बहुत सिमिलर हैं कल्चर्स. तो आइडियोलॉजी इज बेसिकली ड्राइवन फ्रॉम कल्चर्स और रिलीजन. इन दोनों की बेसिस पे चलती है आइडियोलॉजी. सेट ऑफ आइडियाज है, सेट ऑफ माइंड किस तरह का है लोगों का. Now let us start reading from page number 91. इसको पहले फर्स्ट टू लाइंस को अपनी अंडरलाइन कर लें. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी. आपको शॉर्ट उनमें क्वेश्चंस में आ जाती है. आइडियोलॉजी इज द नेम गिवन टू अ सेट ऑफ आइडियाज, आइडियल्स एंड बिलीव्स that are particular to a group of people and also guide them. ठीक है ना. जिनकी बेसिस पे वो अपनी गाइडलाइंस ले रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं यूं होना चाहिए. ठीक है ना. वो उनको सही लग रहा होता है. दैट इज आइडियोलॉजी, उनका नजरिया. As such, in their struggle for the separate homeland, the Muslims of the subcontinent were guided by their ideology, which helped them to achieve their goals. मुसलमानों ने एक आइडियोलॉजी को फॉलो किया, उससे गाइडलाइंस ली, जिसकी मदद से उन्होंने अपना गोल्स अचीव किए. The same ideology also helped the leaders of the new nation to frame the constitution and laws and run the country accordingly.
ठीक है जी। आइडियोलॉजी के बेसिस पे मुल्क तो हासिल कर लिया उन्होंने, लेकिन उससे आगे क्या स्टेप्स थे, उससे आगे जो हम लोगों ने जैसे 7 क्लास में प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि क्या क्या मसाइल स्टार्ट हो गए थे, कितना लैक ऑफ मटेरियल और लैक ऑफ सपोर्ट अवेलेबल थी, एजुकेटेड लोग भी कम थे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, और पानी का जो मसला और कितने सारे प्रॉब्लम्स थे जो हमने 7 क्लास में स्टडी किए थे। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा इनके पास एक टारगेट था ना जो इन्होंने अचीव करना था, दैट वाज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ लॉज, ठीक है जी, कि यहाँ पर क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस, क्या जस्टिस सिस्टम जो हमारा जो इम्प्लीमेंट होना है, एक मुल्क को लेके चलना है, उसमें लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आइन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो आइन जो था ना उसको फ्रेम करना और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगनी थी। मोस्ट ऑफ द हमारे जो लॉज हैं दैट आर अडॉप्टेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से हमारे आए हैं, क्योंकि वहाँ हमारे जो कायदे आज़म थे ये वहाँ की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके भी मेंबर रहे थे। तो बहुत सारे इनकी मर्जी से वहाँ पर भी लॉज फ्रेम आउट हुए थे, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपको याद है ना, 7 क्लास में हमने पढ़ा था कि मेंबर बन गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है ना इम्प्लीमेंट करवाए थे और उनमें लॉ में ऐड करवाए थे। तो वो चीज़ें कायदे-आज़म ने यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाई। तो वो सिमिलैरिटी इस वजह से है इंडिया और पाकिस्तान में। और उसके अलावा हमारे जैसे चौधरी रहमत अली और जो हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली जो थे, ये दोनों ब्रदर्स जो थे, और इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान थे, और हमारी जो पॉलिटिकल फीमेल्स थी जिनके बारे में हमने वहाँ से पढ़ा था, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ थी, शाइस्ता इकरामुल्लाह, बेगम राना लियाकत अली, ये भी बड़ी लर्नड किस्म की और इंटेलेक्चुअल किस्म की और थिंक टैंक टाइप की ख़वातीन थी। और ये भी हमेशा से जैसे वो एम्बेसडर्स बन के गई थी मोरक्को में और डिफरेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान की तरफ से, तो उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और इन चीज़ों की मेंबर्स थी। तो इन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होने में। फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बन के एक फाइनल फॉर्म में सामने आया था, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है ना, दैट इज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में, जो नया बनाया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में बनाया गया था। काफ़ी सारी चेंजेस उसके अंदर लाई गई थी और इस वक्त वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। द रियलाइजेशन दैट मुस्लिम्स शुड नो एंड assert their identity began slowly towards the end of मुगल एम्पायर। आपको पता है जिस तरह मुगल एम्पायर हमारी एंड हुई, औरंगजेब के बेटे थे, उनके साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश वगैरह ने सारा बिट्रे करके और उनके ऊपर अटैक करके और उनको फिर बेचारों को बहादुर शाह जफर थे ये, इनको इम्प्रिजन कर दिया था और फिर इनकी वहीं डेथ हुई थी। तो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की हुई थी, जिसमें मुसलमान और सारे ये एक साइड पे थे और ब्रिटिश और हिंदूज और ये सारे दूसरी साइड पर थे, ठीक है ना। तो इसमें हमारी मुगल एम्पायर ख़त्म हुई थी। द डिफीट इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वाज अ ब्लो, बट इट बॉट द मुस्लिम्स टुगेदर। लेकिन मुसलमानों को एकदम झटका लगा था उसके बाद कि ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि उससे पहले इतनी स्मूथ और सब कुछ चल रहा था कि मतलब ये इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि हमसे कोई मुगल एम्पायर छीन लेगा, सब कॉन्टिनेंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। बट ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ब्रिटिश ने अपने यहाँ पे पैर मजबूत किए, ग्राउंड्स बनाई, और उसके बाद जब ये ब्लो था उनके लिए एकदम कि क्या हो गया, झटका लगा था एकदम, उनके जो एम्परर थे उनको इम्प्रिजन कर लिया गया था और ब्रिटिश का रूल आ गया था और मुसलमानों को बहुत सिवियर शॉक था ये। लेकिन इससे मुसलमान एक दूसरे के करीब आ गए थे, उनको एहसास होने लगा था कि हमें एज एन उम्मा हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। पर्सनालिटीज बिगेन टू इमर्ज, नए नए लोग सामने आने शुरू हो गए अचानक। आप लोगों को पता है कि कितने सारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था खिलाफत मूवमेंट और वो सारी चीज़ें जो थी, आप पढ़ चुके हैं सब कुछ। वो इन्फ्लुएंस द मुस्लिम कम्युनिटी एज स्कॉलर्स, थिंकर्स एंड लीडर्स। उस टाइम इनको स्ट्रेंथ, मुस्लिम्स को, क्योंकि वो परेशानी के शौक के आलम में थे, तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो है ना उन्होंने रोल प्ले किया था, वो फोर फ्रंट पे आ गए थे अचानक। Within a century, this common ideology that the Muslims were united by their religion and cultural identity and should have the opportunity to live and progress according to their faith and its teachings gave a sense of direction and mission to the Muslims to achieve their goal.
और इस सारी सेंचुरी जो थी ना, ये स्ट्रगल वाली सेंचुरी थी, और इसके अंदर डिफरेंट लोग आते रहे, और लेकिन मुसलमानों को यूनाइट किस बेस पे करते रहे कि हम रिलीजियसली और कल्चरली एक सेपरेट उम्मत हैं, एक सेपरेट नेशन है, और हमें इसके साथ जिंदा रहने के लिए, आज़ादी से लिबरली हमें जिंदा रहने के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मुसलमानों के पास, कि वो अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के और अपने कल्चर के हिसाब से गुजार सकें, बगैर किसी ब्रिटिश या किसी हिंदू इन्फ्लुएंस के. We have read about some of these leaders and thinkers in this chapter and also in book 2. जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया कि हम बुक 2 में कितने सारे लीडर्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना, नेशनल यूनिटी एंड फ्रीडम मूवमेंट में. Here we will briefly talk about how this ideology has shaped Pakistan as it is today. कि किस तरह हमने आइडियोलॉजी को शेप किया, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस आइडियोलॉजी की बेसिस पे, इस नज़रिए की बेसिस पे अपने मुल्क को किस तरह हम स्ट्रीमलाइन पर लेकर आए. द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इन अकॉर्डेंस विद दीज आइडियाज एंड बिलीव्स. मुस्लिम लीग का भी यही आइडियोलॉजी था, यही बिलीव्स थे, यही आइडियल्स थे. दिस वॉज अ कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इसी वजह से सारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स जो थे ना, ये बहुत स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग थे. आपको पता है, जब बी अम्मा और जो इनके सारे लेडीज, इवन जो वहाँ पे, इवन वेल्स में आपने जिस 7th क्लास में पढ़ा था कि एड्रेस कर रही होती थी, तो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ लोग बैठ के उनकी बात सुन रहे होते थे. उनको ये ट्रस्ट था कि मुस्लिम लीग हम लोगों को हमारी आइडियोलॉजी से हटाएगी नहीं, और मुस्लिम लीग हमको सही ट्रैक पे लेकर जाएगी कि हमको जहाँ अपनी बेसिस स्ट्रॉन्ग करके इनको फॉलो करना है. और यही चीज़ ब्रिटिश के माइंड में थी कि ये लीडर्स और कायदे आज़म जो है ना, इनके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं मुस्लिम्स सारे सब कॉन्टिनेंट के, और ये यहाँ से हटेंगे नहीं. इसीलिए वो इस पॉइंट पे आ गए थे कि हाँ, सेपरेट कंट्री होनी चाहिए. और मिस्टर एटली ने जिस तरह एग्री किया था कायदे आज़म के साथ कि बिल्कुल आपकी आइडियोलॉजी और आपकी जो है ना, बिल्कुल सही आप सेट ऑफ लॉज लेकर आ रहे हैं कि जिसकी बेसिस पे मुस्लिम्स एक सेपरेट कंट्री में बहुत फ्री और लिबरल लाइफ गुजार सकेंगे अपनी. अच्छा बच्चों, ये पेज नंबर 92 पर मीनार पाकिस्तान की भी एक पिक्चर आपको नजर आ रही है. दिस कमेमोरेटिव टावर, कमेमोरेटिव यादगार होता है, हैज बीन बिल्ड एट द साइट वेयर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज पास्ड. ठीक है, ये आपको पता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वैसे भी आप सब जानते ही हैं. नीचे सब कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन का एक मैप भी है. ठीक है जी. ये उसकी आपकी पिक्चर है जी, जो मीनार पाकिस्तान की दी हुई है, और ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है आफ्टर पार्टीशन. आफ्टर पार्टीशन, जिस तरह पार्टीशन के बाद जो पहले स्टेट्स थी मुस्लिम मेजॉरिटी, उनको पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया था, और 2 पाकिस्तान बन गए थे. दैट वाज द ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में एक इंडिया था. यही कैबिनेट मिशन वगैरह में डिसाइड हुआ था ना, देयर शुड बी 1 इंडिया एंड 2 पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. बट ये बहुत इनका गलत डिसीजन था. इतना दूर 1600 किलोमीटर्स का डिफरेंस था, और बीच में इंडिया था, और नीचे से सारे सी वाटर्स भी इन्होंने कवर किए हुए थे. बहुत मुश्किल था कम्युनिकेशन, और हर चीज़ जो है ना, एट दी एंड यही होना था, और ये सब जानते ही थे कि इतनी दूर जो है ना, एक मुल्क का पार्ट रह नहीं सकता, और डिफेंस और सब चीज़ें, और छोटा सा पार्ट, और इतना वल्नरेबल सा कि जिसको बहुत सारे रिस्क थे, और जो अपने लिए इंडिपेंडेंट भी नहीं थे बेचारे. खैर, दैट वाज बेटर फॉर दैट टाइम कि वो सही हो गया बस उस वक्त जो होना था. Now your home assignment is question number 3, that is to describe the contribution of Mr. Jinnah and Chaudhry Rahmat Ali to the Muslims to the Muslim freedom movement. अब बिल्कुल जैसे पहले questions आपने किए ना, इकबाल और सैयद वाले भी, separate paragraphs Mr. Jinnah and Chaudhry Rahmat Ali, जो इस बुक में से आपको important points लगे हैं उनके बारे में, तो वो एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है. पहले मोहम्मद अली जिन्ना का ऊपर आपने हेडिंग देखी, और उसको डिटेल में इन्फॉर्म करना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी है मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट के लिए उनका क्या रोल था. ठीक है, और फिर चौधरी रहमत अली का अपनी बुक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और थोड़ा सा अपने वर्ड्स में उसको ला के, रादर देन फ्रॉम गूगल से इन्फॉर्मेशन लेके ना कीजिएगा उसको. ठीक है ना. तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.